अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मामला बेहद पेचीदा हो गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा हुई, लेकिन 27 तारीख को जो अफगानिस्तान के प्रतिनिधि का भाषण होना था वो हुआ ही नहीं। इसकी एक बड़ी वजह रही, एक तरफ अफगानिस्तान की पिछली चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि गुलाम ईसकज़ई अफगानिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर यूएन में मौजूद हैं, तो दूसरी ओर अब तालिबान की सरकार आने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की तरफ से अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन का नाम अफगानिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर यूएन को भेज दिया है। यानी अब अफगानिस्तान की जो सरकार है तालिबान की, वो मानती है कि यूएन में उनके प्रतिनिधि सुहेल शाहीन है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आइए आज आपको आज के एक्सप्लेनर में एक्सपर्ट से बताते हैं कि कौन असल में अब अफगानिस्तान का प्रतिनिधि रहेगा यूएन में, सुहेल शाहीन या फिर गुलाम ईसकज़ई। इसके साथ ही जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में बोलने के लिए एक्रेडिटेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है और साथ ही जानेंगे कि कैसे यूएन ने बड़ी ही चतुराई से अफगानिस्तान का सम्मान और उसकी संप्रभुता को बचाते हुए दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए हमने बात की यूएन में रिप्रेजेंटेटिव और इंडियन डायस्पोरा के एक्टिव मेंबर डॉक्टर दिलीप महास्के से और सबसे पहले पूछा कि किसी देश के प्रतिनिधि को यूएन में बोलने की मंजूरी मिलने का प्रोसेस क्या है। सेक्रेटरी जनरल को भेजे जाते हैं एंड देन दे अप्रूव द हु विल बी स्पीकिंग टू द यूएन। के हिसाब से इट्स वेरी क्लियर, बहुत ही स्पष्ट रूप से बोला गया था कि एवरी कंट्री हैज, हर एक कंट्री को एक वीक पहले 5 नाम भेजने पड़ते हैं। सबसे पहले जो नाम भेजे गए थे, जो लास्ट गवर्नमेंट के थे, जिसमें गुलाम आयसाकी is legal representative. So UN के हिसाब से अभी अफगानिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहा है लीगली एंड पॉलिटिकली इज गुलाम आज़ाकी। जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उन्होंने न्यू एप्लीकेशन डाला कि लास्ट गवर्नमेंट इज डिसॉल्व एंड वी आर द न्यू रूलर्स नाउ। 2 एप्लीकेशंस प्रेसिडेंट्स जो के पास गई हुई है, so they have not made decision. So UN Charter normally जो आर्टिकल 25 है UN Charter का, वो डिफाइन करता है कि हर कंट्रीज को बाय लॉ रिप्रेजेंटेटिव भेजने की अनुमति दिया जाता है एंड इट्स अ वेरी फॉर्मल प्रोसेस। अगर कंट्री हेड्स उसे फॉर्मली नॉमिनेट करते हैं तो इट्स पास्ड वेरी क्विकली। इन द पास्ट क्या हुआ, जब कड़ाफी, मोहम्मद कड़ाफी हो या अदर डिक्टेटर्स हो जो यूएन में आना चाहते थे, उस टाइम पे अगर डिस्कशन होता था कि वोटिंग के हिसाब से कि 9 कंट्रीज साथ में आके क्रेडेंशियल कमेटी के सामने प्रस्तुत करेंगी और उसके ऊपर डिस्कशन होके यस या नो होगा। सो एज आई मेंशन, यूएन इज द कंट्री बॉडी, एक इंडिविजुअल को नहीं रिप्रेजेंट करती है, कंट्रीज को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव अगर डेमोक्रेटिक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड होता है, उसे चांस दिया जाता है। इस बार दोनों एप्लीकेशन आए हुए, लास्ट गवर्नमेंट एंड न्यू गवर्नमेंट, जो दोनों गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रोल एप्लीकेशन दिए हुए हैं। हमने डॉक्टर दिलीप महास्के से पूछा कि फिलहाल अफगानिस्तान में ट्रांजिशन की सरकार है और उन्होंने अपने प्रवक्ता को यूएन में प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ऐसे में अशरफ गनी सरकार के प्रतिनिधि गुलाम ईसकज़ई का क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है कि जब ऐसे मुद्दे पे डिस्कशन होना चाहिए, जो 9 कंट्रीज की एक कमेटी होती है, यहाँ पर क्रेडेंशियल कमेटी बोलते हैं, उस कमेटी के थ्रू, जिसमें रशिया, चाइना एंड अमेरिका एंड अदर 6 अदर स्मॉल कंट्रीज हैं जिसमें रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो कमेटी एक वीक पहले मिली थी, जब तक उनका न्यू गवर्नमेंट का कुछ भी एप्लीकेशंस वगैरह क्लियर आया नहीं था। सो नाउ द गवर्नमेंट इज नॉट मीटिंग, दिस कमिटी इज नॉट मीटिंग नवंबर तक। तो तब तक तो अभी लीगली या पॉलिटिकली अगर बोला जाए तो यूएन के गुलाम जो ऐसा की है अफगानिस्तान की, ही इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के साथ ही अफगानिस्तान का झंडा बदल दिया। साथ ही अब वो देश का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान करना चाहते हैं। तालिबान ने अपने बदले हुए नाम के नए लेटरहेड के साथ यूएन से संवाद करना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक नए प्रतिनिधि की एप्लीकेशन भी बदले हुए लेटरहेड पर ही पहुंची है, जिससे यूएन अधिकारियों को परेशानी हो रही है। Her Sawat, her letterhead, new government is completely different. So there is a big challenge for the UN officials itself that how to recognize what's real and what's not. So that from the A to Z, they had to figure it out. What needs to be done? What are the steps they had to take internally to allow any country to come on the world stage and address the world peace. जी, तो यूएन के अधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान के मसले को इस समय बेहद सतर्कता से और सावधानी से हैंडल करने की। और आपने बताया कि किस तरीके से चीजें बदल जाती हैं जब एक ट्रांजिशन में सरकार होती है, और जो मल्टीलैटरल बॉडीज हैं जैसे यूएन है, यूएन के सामने भी एक बड़ी चुनौती होती है कि एक देश की संप्रभुता, उसकी पहचान और उसका सम्मान बरकरार रखते हुए, बनाए रखते हुए कैसे हम वैश्विक शांति और जो पीस प्रोसेस है और साथ ही में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको कैसे बरकरार रखा जाए। डॉक्टर दिलीप महास्के, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी खास और अहम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Taliban, already are facing criticism from the world that they are not respecting human rights, and their government is not inclusive. So this become a big challenge for the United Nations. To accept the Taliban. Hold or extended has a term for 6 months, is because UN want to engage in Afghanistan and wait, for the Taliban whether it, will meet the condition put forward by the international community, such as respecting human rights and establishing an inclusive government. But we shall also understand that for the United Nations, Afghanistan is important because United Nations want its bodies to be present there in order to engage in humanitarian assistance. It is a responsible organization, and to provide humanitarian assistance such as food and other medical and critical help to the people of Afghanistan is its obligation. And by some ways it will stick to Afghanistan in order to deal with that country. मानवाधिकारों और सुरक्षा की चिंता के बावजूद डॉक्टर दिलीप महास्के ने बताया कि इस समय यूएन में अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व के लिए 2 एप्लीकेशंस हैं और दोनों ओर से लिखित भाषण यूएन में जमा कराए गए। जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने लिखित डिलीवर किए हुए उनके जो पॉइंट्स या जो वर्ल्ड लीडर्स को भेजना है। तो इन द चार्टर वो आपको यहाँ आके स्पीच करना ही कोई जरूरी नहीं, आप लिखित भेज सकते हो। तो उसी टाइप से दोनों रिप्रेजेंटेटिव ने उनका जो मुद्दे हैं स्पीचेस भेजे हुए, लेकिन वो इंक्लूड नहीं किए हुए सेशंस में। वो इंक्लूड करना है कि नहीं करना, दैट विल बी डिसाइडेड नेक्स्ट टाइम। नाउ दिस इज क्लोज फॉर 27 को, सितंबर 27 को उनका चांस था, उन्होंने मना कर दिया। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मना किया कि आई विल बी नॉट टेकिंग पार्ट बिकॉज ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान और देश की भलाई के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने एक तरफ तालिबान के खत का जवाब नहीं दिया तो दूसरी ओर अब संयुक्त राष्ट्र की एक्रेडिटेशन कमेटी की मीटिंग भी नवंबर में होनी है। इससे एक तरफ संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, उसका सम्मान और वहां की शांति बरकरार रखने में कामयाबी पाई और तालिबान पर एक तरह से दबाव भी बनाया, तो दूसरी ओर दुनिया को एक बड़े संकट से बचा लिया है। डॉक्टर दिलीप महास्के ने बताया कि अगर तालिबान के प्रतिनिधि सुहेल शाहीन को यूएनजीए में बोलने का मौका मिल जाता तो कितना गजब हो जाता। गवर्नमेंट, the problem is that once you legalize, एक बार आप उनको चांस दे यूएन में बोलने का, तो they get diplomatic immunity. That means throughout the world they can travel and being blacklisted organization by UN, their representative अगर throughout the world जाएंगे, so that's the security risk. UN being the member of the International Justice Board, वहां पर
when you give diplomatic immunity to certain members of that terrorist group or blacklisted group, then that's a big conflict for the UN constitution itself.